है। मैं वर्तिका सक्सेना। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण न्यायिक शख्सियत का बेहद खास इंटरव्यू। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बहुचर्चित ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार देने वाले पूर्व जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की, जिन्होंने अपने दिए गए फैसले पर बड़ी ही बेबाकी से मीडिया के सवालों का जवाब दिया। तो आइए इसी के साथ देखते हैं आज के समाचार। हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार देने वाले पूर्व जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अध्ययन केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने आए, जहां मीडिया से पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि जो मुकदमे मेरे सामने आए उनमें मैंने अपनी योग्यता के अनुसार श्रेष्ठतम आदेश पारित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी से संबंधित जो भी मामले मेरे न्यायालय के समक्ष आए उनमें मैंने अपनी योग्यता, निष्ठा और कानून के दायरे में रहते हुए आदेश जारी किया। यदि मेरे आदेश से कोई सहमत नहीं है तो उसके लिए कानून है कि वे ऊपरी अदालतों में अपील कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी के मन में न्यायालय के आदेश पर विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून के नज़र में सभी एक जैसे होते हैं। ज्ञानवापी का अहम फैसला आपके अंतर्गत कैसे? देखिए, हम न्यायिक सेवा में हैं, जुडिशियल सर्विस में हैं। जुडिशियल सर्विस में रहते हुए मैंने 31 तारीख को अवकाश ग्रहण किया है। तो उस समय जो भी, जब तक मैं न्यायिक सेवा में रहा, मैंने पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कार्य किया, मेहनत के साथ अपना कार्य किया। और मेरे मन में एक इच्छा हमेशा रहती थी कि जो भी मैं जजमेंट लिखूं, आदेश लिखूं, वो बेहतरीन होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं 1 बार, 2 बार, 3 बार उसको पढ़ के करेक्ट करके तब अपने फैसले लिखता था और प्रयास करता था कि जो भी जजमेंट हैं, फैसले हैं, वो न्याय प्राप्त करने के लिए, न्याय प्राप्त करने के उद्देश्य से लिखे जाएं और उसमें कोई त्रुटि न रहे। तो इसी वजह से जो भी मैंने आदेश किए, और वो सब इसी भावना से किए कि पत्रावली पर जो सामग्री है, जो साक्ष्य है, जो उभय पक्ष का जो वृतांत है, अभिवचन है, उनको ध्यान में रख के मैं अपने फैसले करूं और जहां तक हो सके न्याय के उद्देश्यों को वो पूरा करे और उचित हो, और जो मेरी बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी है उसके अनुसार मैं फैसला लिखूं। यही मेरी हमेशा इच्छा होती थी। इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए मेरे द्वारा जो भी आदेश किए गए, इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए किए गए हैं। अगर बात किया जाए तो अंजुमन जामिया मुसलमानों का ये आक्रोश है कि जो ये फैसला लिया जाए, कहीं ना कहीं कहा जाए तो इसमें उनके जो है एक आपत्ति भी रही है, जिस पर उन्होंने लगातार विरोध भी दर्ज कराया है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमने कई बार अक्सर देखा है, जो भी फैसला होता था, जिसके पक्ष में होता था वो तो प्रसन्न होता था और मुस्कुराता हुआ चला जाता था। जो भी फैसला किसी के खिलाफ गया, उसको जो है एक प्रकार से आक्रोश रहता था कि हमारे खिलाफ हो गया। अपनी स्थिति को जानने का कोई प्रयास करता नहीं था, लेकिन वो सोचते थे कि साहब हमारे खिलाफ फैसला गया है। तो ये हमने हर एक प्रत्येक मैटर में देखा, जिसके खिलाफ फैसला होता था वो कई बार तो कुछ लोग यहाँ तक कर देते हैं कि भाई उसका पब्लिकली विरोध करना शुरू कर देते हैं, फला है। लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी फैसले हम लोगों के द्वारा, न्यायिक अधिकारियों के द्वारा, जजेस के द्वारा किए जाते हैं, वो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं और पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर दिए जाते हैं। उसके अलावा और लेश मात्र भी कोई अन्य कंसिडरेशन नहीं रहता है। आपको बता दूँ, कार्यकाल के अंतिम दिन जिस तरीके से आपने जो फैसला दिया इसको लेकर मुस्लिम पक्ष लगातार इस पर आपत्ति करता रहा कि 1 हफ्ते का समय अगर दिया गया था, तो ये अंतिम दिन आपने जो दिया, ये बड़ा सुप्रश्न चिन्ह लगा है कि ये पहले भी वो दिया जा सकता है। भाई, उसकी बात तो यह है कि वो सब काम ड्यू कोर्स में होते रहे। जो एप्लीकेशन हमारे पास जब जब आती रही है, तब तब हम उसको सुन के आदेश करते हैं। दोनों पक्षों को सुनकर जो भी विधि के अनुसार है वो आदेश पारित किया गया है। जिस समय मेरे पास कोई भी एप्लीकेशन सुनवाई के लिए आती है, तभी मैं उसको सुन के उस पर आदेश कर सकता हूँ। उससे पहले कैसे आदेश कर सकता हूँ? तो जब भी मेरे सामने कोई प्रार्थना पत्र आया, तभी मैंने सुना, उभय पक्ष को सुनकर और अपने विवेक का प्रयोग करते हुए न्याय की अवधारणा को ध्यान में रख के आदेश किया गया है। ये बात है सर। तमाम फैसला आपने दिया सर आज तक,
मैंने आपको बताया ना कि हम लोग जो है ये इसको डिस्ट्रिब्यूशन मैंने अलग से कभी नहीं किया। जो भी फैसले हमने किए, मैंने बताया आपको, जो भी फैसले किए सब अपनी बेस्ट एबिलिटी के अनुसार और ये ध्यान में रखते हुए कि वो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किए जाए। इसके अलावा मेरे मन में और कोई बात नहीं आई कभी भी। सभी फैसलों को करते हुए यही भाव आता था कि अपना एक उचित न्यायपूर्ण फैसला दूँ जिसमें कोई त्रुटि न रहे अपने हिसाब से। बाकी तो आप जानते हैं अपीलेट सिस्टम हमारे यहाँ बना हुआ है, क्योंकि ये मान के चला जाता है कि कोई लीगल त्रुटि या कोई भी कर सकता है, जाने अनजाने भी हो सकती है, तो इसीलिए अपीलेट कोर्ट है ताकि अगर हमसे कहीं कोई गलती हो जाए तो अपीलेट कोर्ट सुधार सकती है उसको। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि मैंने जो भी किया वो अपनी बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी किया, मैंने सब चीज़ों को देख के इतना कह सकता हूँ। आपके सम्मान जीवन काल का मेरे जीवन के बहुत सारे फैसले रहे, मैं उसको अलग से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाऊंगा कौन सा अच्छा था कौन सा खराब था। मैंने बताया ना, मैंने आपसे फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने अपनी बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़ के हिसाब से मैंने सब फैसले दिए हैं और सभी अच्छे दिए हैं। मैंने अपनी ओर से कोई कमी नहीं की है। वो अलग बात है, कई बार जो है अपीलेट कोर्ट में जाके कई बार कुछ जो है बहाल भी हुए हैं, कुछ चेंज भी हो जाते हैं, उससे भी एक अलग बात हो गई। मैंने अपनी ओर से टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी मैंने अपने फैसले दिए हैं। मैं इतना कह सकता हूँ। संजय भैया। शाहजहांपुर के निगोही थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें, ग्राम मधवामई निवासी बुधपाल व विश्वनाथ के बीच में जमीन को लेकर मुकदमेबाजी चल रही थी। शनिवार को दोपहर दोनों पक्ष अपनी विवादित जमीन को देखने के लिए गए, जहां दोनों पक्षों में विवाद हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे। कई लोग घायल हो गए। बुधपाल के बेटे रवि ने जब अपने परिजनों को कमजोर पड़ते देखा तो उसने तहस में आकर तमंचा निकालकर विश्वनाथ के बेटे नीरू को गोली मार दी, जिससे आक्रोशित विश्वनाथ और उसके परिजनों ने रवि को घेरकर लाठियों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। एसपी सिटी संजय कुमार ने बताया कि गोली लगने से घायल नीरू को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। वहीं हमलावर रवि भी गंभीर रूप से घायल है, इसलिए उसे भी पुलिस कस्टडी में इलाज के लिए भेजा गया है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। ये थाना निगोही क्षेत्र के अंतर्गत दो व्यक्ति हैं, बुधपाल और विश्वनाथ। इनके बीच जो है जमीन का काफ़ी पुराना विवाद चल रहा है, जो कि लखनऊ में राजस्व परिषद में 210 एक्ट राजस्व संहिता के अंतर्गत विचाराधीन है। आज ये दोनों लोग उसकी ज़मीन को देखने के लिए गए हुए थे। वहीं आपस में कहा सुनी हुई, जिसमें बुधपाल के लड़के रवि द्वारा विश्वनाथ की लड़की नीरू को अवैध तमंचे से फायर कर दिया गया है, जिसे गोली लगी है। इसे मौके पर तुरंत थाना पुलिस पहुँचकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो जिसके द्वारा फायर किया गया रवि, वो पुलिस हिरासत में है। उसे भी चोटें आई, क्योंकि दोनों तरफ झगड़ा हुआ है। दोनों पक्षों की तहरीर प्राप्त होने के उपरांत तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का उद्घाटन शाहजहांपुर के कंपोजिट विद्यालय अकर्रा रसूलपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. गौतम ने फीता काटकर किया। कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर स्कूल के बच्चों को सीएमओ डॉक्टर आर.के. गौतम ने अपने सामने दवा खिलाकर अभियान की शुरुआत की। डॉक्टर आर.के. गौतम ने बताया कि पेट के कीड़े निकालने की दवा बच्चों किशोरों को खाली पेट नहीं खिलाई जाती है। उन्होंने बताया कि पेट के कीड़े बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर गोविंद सड़कार ने बताया कि 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों को 200 मिलीग्राम आधी गोली व 2 से 19 वर्ष तक के बच्चों व किशोरों को 400 मिलीग्राम यानी पूरी गोली खिलाई गई है। आरकेएस के कोऑर्डिनेटर रुचिका वर्मा ने बताया कि सभी बच्चों एवं किशोरियों को कृमि नियंत्रण की गोली सभी सरकारी व प्राइवेट विद्यालयों, मदरसों और आंगनवाड़ी केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध है। इस मौके पर जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी वीरेंद्र शर्मा व अन्य स्टाफ मौजूद रहे। शाहजहांपुर के थाना अल्लाहगंज क्षेत्र में फिर दुर्घटना हो गई। आपको बता दें, फर्रुखाबाद स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो सवार 4 व्यक्ति घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भेजा तथा ट्रक को कब्जे में ले लिया। ट्रक की टक्कर से टेम्पो ट्रक के पहिए के नीचे आ गया। गौरतलब है कि अभी चंद दिन पहले ही इसी क्षेत्र में एक टैंकर ने टेम्पो सवार 1 दर्जन लोगों को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था। क्या नाम है तुम्हारा? बॉबी। ये घटना कैसे हुई है? ट्रक वाले ने ब्रेक लगा दी,
उसको बचाने उसको करंट टेम्पो ने भी ब्रेक लगाया, रोकने को दिक्कत थी, साइड में काटी उसने। क्या कहा में लग गया तो उसने एकदम रोकी। कहाँ जा रहे थे? साइड गया, मोटरसाइकिल आ गई थी, मोटरसाइकिल लगी उसने। जा कहाँ रहे थे? जलालाबाद। और ट्रक किधर से आ रहा था? आ गई नहीं था, वो भी जलालाबाद जा रहा था। तो जलालाबाद वो भी है, जलालाबाद तो भी लगी कैसे? उधर दोनों उधर आ रहे थे, बरगावा साइड। कौन हो तुम? 108 पर फोन लगा। ऑटो ड्राइवर? हम ऑटो पे बैठे थे। कितने लोग सवार थे ऑटो पे? देखा एक हमारी और थी जो सामने बैठी था। 3 लोग थे? 4 कहाँ थे? 14 ड्राइवर था, 3 थे, उस बच्चे को मिला के देते हैं। गाड़ी में दूसरी पट्टी कराए। किस गांव के हो? क्या कि ये घटना कैसे घटित हुई? दवाई लेने जा रहे थे टम्पुआ से, कहाँ दवाई लेने आ रहे थे? अब जलालाबाद। कितने लोग सवार थे? 4 लोग। कौन कौन? गोविंद कानूनी, उसका नाम पता नहीं। एक छोटा बच्चा भी था? छोटा बच्चा है, 9 साल का। 9 साल की लड़की थी। ये घटना घटित कैसे हुई? आ रहे थे टम्पू से, इतना एक्सीडेंट हो गई। कैसे एक्सीडेंट हुआ? टम्पुआ और ट्रक से। ट्रक किधर से आ रहा था? फरुखाबाद से। और ये ऑटो किधर से आ रहा था? वो भी फरुखाबाद की तरफ से आ रहे थे। तो ये घटना हुई कैसे? एक्सीडेंट हो गया। कैसे हुआ एक्सीडेंट? अब इसको मौका पे घटना जलालाबाद क्षेत्र में हुई है, ये कैसे किस प्रकार हुई है? कितने लोग घायल हैं? इसकी जानकारी और प्रशासन को है कि यहाँ पे जो लाए गए मरीज, उनकी हड्डी टूटी, फ्रैक्चर भी दिखाई दे रहे हैं। ये जिला अस्पताल रेफर कर दिए। कितने लोग थे ये हमारे पास 3 लोग रेफर किए गए। एक की हालत ठीक है, जो यहाँ इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। बच्ची भी साथ है। बच्ची कितने साल की है? बच्ची 9 साल की। 9 साल की। इसकी हालत सही है? नहीं, उसको शायद फ्रैक्चर है, उठ नहीं पा रही है, तो उसके लिए जिला अस्पताल उसको भी रेफर किया गया। टोटल 4 लोग आए थे ना आपकी? जलालाबाद CSC? जी, जलालाबाद CSC पर। 11 बजे के आसपास थाना अल्लाहगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक टेम्पो को बाइक द्वारा ओवरटेक किया जा रहा था। उसी दौरान आगे खड़े हुए ट्रक से दोनों टकरा गए, जिसमें 3 लोग मामूली रूप से घायल हुए। मौके पर थाना पुलिस द्वारा पहुंचकर 108 एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। आगे की जो विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। शाहजहांपुर महानगर में राष्ट्रीय गौरक्षा संघ एवं हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर उत्तराखंड के हल्द्वानी व बरेली में हुए बवाल और भड़काऊ बयानबाजी को लेकर नारेबाजी करते हुए सीओ सिटी को ज्ञापन सौंपा। हिंदू नेता राजेश अवस्थी के नेतृत्व में राष्ट्रीय गौरक्षक संघ ने सीओ सिटी VS वीर कुमार को दिए गए ज्ञापन में मांग की है कि बरेली में मौलाना तौकीर रजा द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषण से जो सामाजिक उन्माद फैलाने का कार्य किया गया है, उसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही बरेली में हुए उपद्रव के दौरान पथराव में शामिल दोषी लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी रासुका की कार्रवाई की जाए। हिंदू संगठनों ने उत्तर प्रदेश में संचालित सभी मदरसों की जांच कराए जाने की मांग की है। आप लोगों को खूब जानकारी है कि उत्तराखंड में हल्द्वानी के अंदर निहत्ते इस तरीके से जो पुलिस के लोग जिनके पास असला थे, लेकिन उन्होंने फायर इसलिए नहीं किया कि ये हमारी जो सरकार के द्वारा ये सारी जनसंख्या जनता है वो सरकार की है, हमारी रक्षा करना जिम्मेदारी है। अन्यथा उनके पास शस्त्र थे, वो औजार उनके द्वारा शस्त्रों के द्वारा फायरिंग भी कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या? उल्टा हुआ। पेट्रोल बम छोड़े गए, लाठी डंडों से प्रहार किया गया, ईंटा पत्थर चलाए गए और नाजायज असलाहों से फायरिंग की गई। ये सबको विदित है। उसके बाद में उत्तराखंड की बात तो छोड़ दीजिए, उसके बाद आग लगाने के काम मौलाना तौकीर रजा जो बरेली का रहने वाला है, जो कि एक मुस्लिम है और विशेष समुदाय को भड़काने के नियत से लाखों की संख्या में उसने आह्वान किया और एक मीनार पे चढ़ करके, एक मस्जिद के ऊपर चढ़ करके और उसने भड़काऊ भाषण दिए। अगर कल वहाँ का प्रशासन, उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री सख्त न होते तो कल शाहजहांपुर भी जल रहा होता, बरेली तो पूरा जल चुका होता। ऐसे जिहादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की आज सांकेतिक
हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हैं, कठोर कार्रवाई हो, रासुका की कार्रवाई की जाए और जो लोग उसमें दोषी हैं, जिन लोगों ने दंगा भड़काने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ भी रासुका की कार्रवाई की जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हिंदू जनमानस को लेकर के पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसका आह्वान किया जाएगा और इसके लिए दो हाथ करने के लिए हम लोग तैयार हैं। किसी भी हालत में समझौता नहीं होने देंगे, किसी प्रकार से इस तरीके का कृत्य नहीं होने देंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को जलाने का काम प्रयास किया गया है, ऐसे मौलानाओं को गिरफ्तार किया जाए, मदरसों को चिन्हित किया जाए, जहां जहां आतंकवाद पनपता है उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, उनके फंड को कुचलने का काम करना चाहिए। पूरे प्रदेश में जहां भी इस प्रकार के मानसिकता, गंदी मानसिकता के सोच के लोग हैं, वो कोई भी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो राष्ट्रीय गोरक्षक संघ जनमानस को लेकर के और पूरे देश, पूरे प्रदेश में और पूरे जिले में आंदोलन करेगा और उसके लिए जन जागरण करेगा और इसके बाद चिंतन शिविर भी होगा, जिसमें चिंता का विषय है, क्योंकि आज पूरा प्रदेश जल रहा है, जलने की स्थिति में है, क्योंकि ये लोग तैयारी किए बैठे, उनके पास शस्त्र अस्त्र सब कुछ है। इसलिए इनकी जांच कराई जाए, मदरसों में देखा जाए कि कहां पर कैसी स्थितियां हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग बड़े स्तर पे कार्रवाई करने के लिए हम लोग आंदोलन छेड़ देंगे। आज जो ज्ञापन दिया गया, आपने किसको ज्ञापन दिया? ज्ञापन में क्या कुछ प्रमुख मांगे थी? उसमें मांग की थी कि जो मौलाना तौकीर रजा है उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई हो, जो लोगों ने तोड़फोड़ की है उनके खिलाफ जो है रासुका की कार्रवाई हो, पूरे प्रदेश में मदरसों की जांच हो, जो बिल्कुल मदरसों में जहां जहां आतंकवाद पनपता है उसके उनका फन कुचलने का काम किया जाए और जो लोग इस प्रकार से कृत्य कर रहे हैं अन्य जगहों पे मस्जिदों में बैठ करके उनकी जांच करा करके और उनको जेल में डाला जाए, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए।